हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो हैं वो आरओ एआरओ परीक्षा में, अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। क्लास पास्ट ईयर्स के माध्यम से हम सिलेबस को रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी के जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर 4, 5 और आज हम देखेंगे लेक्चर 6 को। यहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न आपको दिखेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप इरिगेशन से रिलेटेड, जो कि डायरेक्ट प्रश्न है। तो हम एक एक प्रश्नों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, अपने साथ नोटबुक पेन लेकर ज़रूर बैठिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास के दौरान आपको बताए जाते हैं सबको नोट डाउन करते हुए चलिए। इस सीरीज़ में अभी तक हमने आधुनिक भारत डिस्कस किया है, पॉलिटी डिस्कस किया है, पर्यावरण डिस्कस किया है और अब हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर इस सीरीज़ के बारे में या इस कोर्स के बारे में जो कि डिकोड एग्जाम ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, वीडियो क्रैश कोर्स स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि आपके एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर किया गया है। वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, बायलिंगुअल प्लस टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकती हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्योंकि लेक्चर के दौरान हो सकता है आपको कुछ डाउट क्रिएट हो, कुछ मन में शंकाएं आए, तो फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। चलिए, और अगर लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए, यहाँ पर देखते हैं 201 प्रश्न और आज की क्लास का पहला प्रश्न। अभी तक ज्योग्राफी में हमने 200 प्रश्नों को डिस्कस किया है। ज्वार भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। रबड़ एक भूमध्य प्रदेशीय फसल है। भारत विश्व में फल व सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये भी पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि अपने पत्तों को गिराता नहीं है। ठीक है, जो कि आपको सदाबहार वनों की श्रेणी में आता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रबड़ जो है वो अपने पत्तों को झाड़ता नहीं। जैसे पतझड़ हमारे यहाँ आती है ना, हर पेड़ अपने पत्तों को एक समय पे गिरा देता है, फिर उसके बाद बारिश होती है, फिर सब हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन रबड़ को आप देखेंगे ये साल भर हरा भरा रहता है। रबड़ जो है वो आपके इक्वेटोरियल रीजन में आपके होता है, भूमध्य प्रदेशीय फसल है ये। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ज्वार भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन सब्जियों और वेजिटेबल्स की बात अगर हम करें तो भारत इसमें लीडिंग पे नहीं है। फर्स्ट पोजीशन पे आपका आता है कौन, चाइना आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब अगर लिस्ट देखा जाए तो ब्राज़ील जो है, तो यहाँ पर जब इसकी ऑफिशियल आंसर की निकाली गई तो उसमें सी और डी दोनों को इनकरेक्ट माना गया था। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर सी और डी दोनों को माना गया था, याद रखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, वर्तमान में फल एवं सब्जियों के उत्पादन में चीन है सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, पहले स्थान पर, और गन्ना उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान पर है। अन्य सभी जो कथन थे आपके सही थे। तो सी और डी दोनों को करेक्ट आंसर के रूप में लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। विच ऑफ दीज इज अ कॉमर्शियल क्रॉप, कौन सी आपकी कॉमर्शियल क्रॉप है, बताइए। चावल, गेहूं, तेल बीज फसल या फिर मक्का। इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपको बताया था ना कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं उनको बोया ही इसीलिए जाता है क्योंकि मार्केट में हम उसे बेचकर कुछ प्रॉफिट कमा पाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर लाभ कमाने के लिए कॉमर्शियल क्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। तो आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, ऑयल सीड क्रॉप्स जो होती है वो आपकी कॉमर्शियल क्रॉप है। बाकी चावल, गेहूँ, मक्के की अगर हम बात करें तो ये आपकी कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है। भारत में वाणिज्यिक कृषि अधिक पैदावार देने वाली एवं महंगी बिकने वाली फसलों को कहा जाता है। ठीक है, जिससे ज़्यादा लाभ कमाया जा सके, जैसे कि केला, जूट, कपास, तेल बीज आदि फसलें। इससे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछा जा चुका है। लास्ट क्लास में भी हमने कॉमर्शियल क्रॉप से रिलेटेड प्रश्नों को देखा था। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा पहले वाली क्लास में, वहाँ पर भी दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ कॉमर्शियल क्रॉप। तो ध्यान दीजिएगा, जिस क्रॉप को बेचने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके, ठीक है, पैदावार देने वाली क्रॉप, महंगी बिकने वाली फसलों को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान। तो केला, जूट, कपास, तेल आदि इसमें आ जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबड़ इन इंडिया? भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है, बताइए। उत्पादक राज्य कौन सा है? मिजोरम, केरल, असम, कर्नाटक। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 203 का जो आपका सही उत्तर है वो है केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा आपको रबड़ के वृक्ष दिखते हैं। केरल में भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस राज्य के कोट्टायम, कोल्लम और एर्नाकुलम, कोझिकोड जिले रबड़ का उत्पादन करते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई, इनमें से किन शब्दों के उदाहरण हैं? ये किन शब्दों के उदाहरण हैं आपको बताना है। एकीकृत कीट व पोषण प्रबंधन, यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण, वाटर सेट आधारित प्रबंधन प्रणाली या संसाधन संरक्षण तकनीकें। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 204 का आपका सही उत्तर क्या है? यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण, मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। आपको समझ में आ रहा होगा क्लास, जब हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं, कॉन्टूर कल्टीवेशन की बात करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम मैकेनिकल एंड एग्रोनॉमिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग की जब हम बात करें, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम सॉइल कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। जब हम इन सारी चीज़ों की बात करें, टिलेज आर एग्जाम्पल ऑफ यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण की बात यहाँ की जा रही। आसान प्रश्न था, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। 205 प्रश्न को आप देखिए, यहाँ पर क्या आपका सही उत्तर होगा, बताइए। अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप से इनमें से किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए? इंटरक्रॉपिंग की बात यहाँ पर की गई है। बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए। बोई गई फसलों के मध्य पूर्वकता विद्यमान होनी चाहिए। घटक फसलों के लिए चरम पोषकता मांग का समय एक नहीं होना चाहिए। घटक फसलों की परिपक्वता में कम से कम 120 दिन का अंतर होना चाहिए। पढ़ लीजिए स्टेटमेंट आप लोग, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। कॉम्पिटिशन फॉर द लाइट शुड बी मिनिमम अमंग द डिफरेंट क्रॉप जोन। कॉम्प्लीमेंटरली मस्ट एग्जिट बिटवीन क्रॉप जोन। The time of the peak nutrient demand of the component crop should not overlap. The difference in the maturity of the component crops है यहाँ पे, क्रॉप कर लीजिए, crops should be at least 120 days. इंटरक्रॉपिंग की यहाँ पर बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। अंतर खेती की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों के लिए धूप के लिए स्पर्धा, जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो समान होगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहेंगी? कॉम्पीट करेंगी ना, तो दोनों ग्रो करेगी। और जब एक ग्रो करेगी तो दूसरे के पास धूप कम पड़ेगी तो वो आपकी खराब होती जाएगी। तो प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए धूप के लिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर एक क्रॉप बहुत तेज़ी से ग्रो हो गई तो दूसरी क्रॉप को तो धूप मिलेगी ही नहीं, तो वो शैडो रीजन में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये प्रतिस्पर्धा कम होनी चाहिए। बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए, डिमांड दोनों की न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, बोई गई फसलों के मध्य पूर्वता विद्यमान होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंटरली मस्ट एग्जिट बिटवीन द क्रॉप जोन, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी तो एक आपकी उग पाएगी, दूसरी आपकी खत्म हो जाएगी। यही तो होगा, जब कंपटीशन होता है किसी चीज़ को लेकर तो कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है, ये होता है। तो अगर ऐसी क्रॉप हमने बो दी जिनके बीच में कंपटीशन होगा तो उस कंडीशन में एक ही क्रॉप सर्वाइव कर पाएगी, दूसरी क्रॉप आपकी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये नहीं हो पाएगा इंटरक्रॉपिंग में, ध्यान रखिएगा। घटक फसलों के लिए चरम पोषकता मांग का समय एक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। द टाइम ऑफ द पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट बी ओवरलैप। अगर एक ही समय दोनों की डिमांड, जो मतलब एक ही समय दोनों को न्यूट्रिएंट की डिमांड होगी तो भाई अगर आप छिड़काव करेंगे तो एक क्रॉप जो है वही तो आपकी उग पाएगी, दूसरी तो खत्म हो जाएगी ना। तो किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एनर्जी के लिए मतलब सनलाइट के लिए भी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग टाइम पे फुलफिल होना चाहिए। द डिफरेंस इन द मैच्योरिटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड बी एटलीस्ट 120 डेज, ये कंडीशन नहीं है, खाली 1, 2 एंड 3 कंडीशन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल पूछा है।
मैंने आपको पहले के क्लासेस में ही बताया, बेस्ट तरीका है खरीफ और रबी क्रॉप को याद करने का, वो है काजोल और रोम, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। अब यहाँ पर धान, मक्का, बाजरा की बात की गई है और बोला गया ऑल ऑफ द अबव आर खरीफ क्रॉप। तो 206 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका बाजरा, धान और मक्का तीनों हम खरीफ क्रॉप कह सकते हैं, ठीक है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खरीफ क्रॉप की फसलों के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा तीनों आता है। जून जुलाई में इसे बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसे काटते हैं। तो काजोल मैंने आपको बताया है, आपको ऐसे ही याद रखना है। ये जो है ना जून जुलाई अगस्त, मतलब जुलाई, ये जे से याद रखिएगा, और इसे काटते कब है? अक्टूबर के समय, ठीक है, सितंबर अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप लोग ने बताया था कर्नाटक में होता है। अब पूछ लिया है भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो असम में होता है। कॉफ़ी पूछेगा तो कर्नाटक, चाय पूछेगा तो असम। अगला हम देखें, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बोला गया है 100 सेंटीमीटर आइसो येट सेपरेट राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भारत के चावल एवं गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है। शीतकाल में अत्यधिक वृष्टि गेहूं की फसल की हेतु सहायक होती है। हैवी रेनफॉल, स्पेलिंग बहुत ही गलत है इसमें क्लास, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। रेनफॉल RAINFALL ड्यूरिंग विंटर हेल्प्स द व्हीट क्रॉप। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। उपयुक्त में से कौन सा, ये कौन से कथन आपके सही हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर। तो 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भारत के चावल एवं गेहूं उत्पादक क्षेत्र को अलग करती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन शीतकाल में अत्यधिक वृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा गेहूं की फसल हेतु सहायक होती है, ये आपका गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए आपका सही उत्तर है। आप लोग देखते होंगे जब ठंड में जब बहुत बारिश हो जाती है तो लोग कहते हैं ना कि अभी फसलें कटने लगती हैं, सड़ने गलने लगती हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कन्फाइंड टू कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। बताइए यहाँ पे कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु तक ही सीमित है कौन सी फसल आपकी? चाय, कॉफी, रबड़ या फिर सन? बताइए 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। अगर हम कॉफ़ी देखें तो कॉफ़ी साउथ में ही आपके इसका प्रोडक्शन होता है। उत्तर प्रदेश, MP में तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं रबड़ के प्लांट हमको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाय की बात करें, चाय तो अभी हमने देखा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आपकी होती है, साउथ में तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, लेकिन जो कॉफ़ी होती है वो खाली साउथ में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल रीजन में मेनली कन्फाइंड है, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। बताइए दालें, गेहूं, चावल, मक्का, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है पहले की क्लासेस में। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो। इलाहाबाद हाई कोर्ट RGC एग्जाम में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें पल्सेस का कंजप्शन भी हमारे यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी हम ही हैं, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर हम ही हैं, किसके? दालों की, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का कहाँ होता है? बताइए मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद हाईकोर्ट RGC 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 11 का आपका सही उत्तर क्या है? सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। आगे बढ़ते हैं। इन सब में कुछ ऐसा तो डिस्कस करना नहीं है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो, तो हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। गेहूं रबी की फसल है, ये ध्यान में रखिएगा। हो सकता है अगली बार रबी की फसल पूछ ले और उसमें गेहूं दे दे, ठीक है। खरीफ क्रॉप में आपको गेहूं दे दे ऑप्शन, तो याद रखिएगा जो गेहूं है वो रबी फसल है। यहाँ पर अगर हम देखें भारत में गेहूँ का अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और पंजाब है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? तो बताइए संस्थागत सुधार कौन सा है? सहकारी खेती, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, साग की सुविधा का
प्रावधान, ठीक है, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधाओं का विकास। इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 12 का आपका सही उत्तर क्या है? जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं या कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करते हैं, सहकारी खेती की बात करते हैं, तो ये एक संस्थागत सुधार है जहाँ पर कई लोग मिलकर कोऑपरेट करके क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करें तो संस्थागत सुधार की बात यहाँ पर की गई थी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग आ गई। आसान प्रश्न था, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है। सहकारी मतलब अगर आप जान रहे होंगे सबके सहयोग से तो समझ गए होंगे। भारत के तिलहनों की निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल प्रमुख तिलहनों के उत्पादन के लगभग आधे की भागीदारी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड ऑफ इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस। तो बताइए, अलसी, सरसों, मूंगफली या फिर तिल, सबसे ज़्यादा किसका तेल आपको देखने को मिलता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस और मूंगफली, ठीक है, मूंगफली ग्राउंड नट के तेल, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की तिलहनों की निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल प्रमुख तिलहनों के उत्पादन के लगभग आधे की भागीदारी है? तो ये मूंगफली, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा है। लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस भी किया था। सबसे ज़्यादा मूंगफली का ग्राउंड नट का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है, ठीक है। ग्राउंड नट के एग्रीकल्चर में कौन से कल्चर का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था फॉस्फोबैक्टीरिया का। ये याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अगर हम बात करें सरसों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, ये भी याद। मूंगफली कहाँ याद रखेंगे आप लोग? गुजरात, और सरसों राजस्थान। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है? ये आप सभी को पता है। 214 का आपका सही उत्तर है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए रेड रॉट लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। रेड रॉट जो है वो गन्ने में एक बीमारी होती है। गन्ना कभी खाया है? अगर आप लोग गांव में गए होंगे या शहर में भी बैठ के, गन्ना हम लोग के यहाँ एकादशी का व्रत होता है, गन्ना आता है, उस समय गन्ना खाया भी जाता है, तो उसमें कभी कभी रेड डॉट, लाल लाल डॉट दिखते हैं, तो वो गन्ना में एक तरीके की बीमारी होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, भारत में कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है? तो बताइए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि, मतलब अपने निर्वाह के लिए ही खाली खेती करना, या अपने घर के भरण पोषण के लिए ही जो किसान है वो उगाते हैं और खाते हैं, ठीक है। व्यापारिक कृषि, जिसमें उनको लाभ कमाना है, कुछ ऐसी क्रॉप्स वो उगा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मूंगफली, मेज, ये सब हो गया, जिसको वो बेचेंगे उससे उनको लाभ होगा। विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव हो गया, और रोपड़ कृषि, प्लांटेशन कल्चर हो गया। तो किस तरीके का हमारे यहाँ भारत में सबसे प्रीडोमिनेंट एग्रीकल्चर का टाइप है, किस्म है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट RGC परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है? तो वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि, ठीक है। छोटे छोटे किसान होते हैं, उनके पास छोटी छोटी मार्जिनल किसान होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास बहुत कम ज़मीन होती है, तो वो अपने ज़मीन में उगाते हैं और वही खाते हैं अपने ही भरण पोषण के लिए। उनके पास इतनी बड़ी ज़मीन नहीं होती है कि वो उसको कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करें, मतलब उगाने के बाद उसे बेच भी सके। तो याद रखिएगा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मक्का के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट RGC परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो 16 का आपका जो सही उत्तर है क्या होगा? बताइए। सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पर होता है? मेज का प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है, ध्यान रखिएगा। सूरजमुखी, सुपारी, मक्का, इन सब का उत्पादन कर्नाटक में प्रथम स्थान है। आगे देखिए, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, भारी मात्रा में खाद, उर्वरक, गर्म आर्द्र जलवायु, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा सिंचाई के द्वारा सुनिश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है? तो किस क्रॉप की यहाँ पर बात की गई है? जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है, भारी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है, गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और 100 सेंटीमीटर आपकी वर्षा की भी ज़रूरत होती है सिंचाई के लिए। तो गन्ना की बात हो रही है, चावल की बात हो रही है, गेहूं की बात हो रही है, या फिर मक्के की बात हो रही है। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गन्ने की, ठीक है, याद रखिएगा।
यहाँ पर गन्ने की बात कर रहे हैं। उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत है, भारी मात्रा में खाद उर्वरक की ज़रूरत है, गर्म आर्द्र जलवायु की ज़रूरत है, ठीक है, और लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा की भी ज़रूरत होती है गन्ने को। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी, स्पेलिंग बहुत गलत लिखी है इंग्लिश में, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये बुक द्वारा ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी है, तो ध्यान दीजिएगा। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? मौसमी फसल कहते हैं, मानसून फसल कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं, या फिर रबी फसल कहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट RGC 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम खरीफ फसल कहते हैं। मानसून सीजन की बात की गई है, रेनी सीजन की, तो जून जुलाई वाले समय की बात यहाँ पर हो रही है, और जून जुलाई में हम लोग खरीफ क्रॉप को बोते हैं और अक्टूबर के समय उसे काटते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप की बात हो रही है। सी आपका सही उत्तर है। अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो चावल, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंगफली, तंबाकू आदि आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इरिगेशन से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर दिया गया गुल्स एंड पुल्स। गुल्स एंड कुल्स वेयर बिल्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। डाइवर्जन चैनल्स लाइक गुल्स एंड कुल्स वेयर बिल्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, सिंचाई के लिए कहाँ पर बिल्ट हुए थे ये? इलाहाबाद हाईकोर्ट RO 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जैसलमेर, जोधपुर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम हिमालय। तो 219 का जो आपका सही उत्तर है वो है वेस्टर्न हिमालय में इन्हें बिल्ड किया गया था। गुल्स और पुल्स की बात यहाँ पर की गई है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल ऑफ द वर्ल्ड? तो बताइए, इंदिरा गांधी कैनाल, नहर, पनामा कैनाल, सरहिंद कैनाल, या फिर स्वेज कैनाल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया है, सबसे बड़ी नहर विश्व में कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया है। इरिगेशन सिंचाई नहर की बात यहाँ पर की गई है 220। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ध्यान रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 221वां प्रश्न, क्या दिया गया है यहाँ पर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज बैम्बो ड्रिप इरिगेशन मेथड प्रिवलेंट? बैम्बो ड्रिप इरिगेशन मेथड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ड्रिप इरिगेशन जानते हैं ना, जो एक एक बूंद इरिगेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो बैम्बो ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग मेघालय में किया जाता है, ठीक है। ड्रिप एक एक बूंद से, बैम्बो के थ्रू एक एक बूंद गिरती है जिसके थ्रू इरिगेशन किया जाता है। सी आपका सही उत्तर है। अब आप देखते हैं हमारी सरकार भी 1 ड्रॉप 1 क्रॉप की बात करती है कि हम ड्रिप इरिगेशन के मेथड से किस तरीके से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हमारे मतलब क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है उससे, प्लस सॉइल इरोजन भी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी बहुत तेज़ी से अगर मात्रा में पानी का बहाव आता है तो सॉइल के जो अपर लेयर, जो फर्टाइल लेयर होती है वो भी रिमूव हो जाती है, वाटर भी आपका वेस्ट होता है, क्रॉप भी आपकी ख़राब हो जाती है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन मेथड के थ्रू हम वाटर को तो कंजर्व करेंगे ही, साथ साथ अपने क्रॉप को भी प्रोटेक्ट करेंगे, प्लस वाटर भी सेफ होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नहर व्यवस्था विभाग बिहार के इलाकों में सिंचाई करती है? तो बिहार के इलाकों की बात की गई है यहाँ पर। तो बताइए, निम्न में से कौन सी नहर व्यवस्था बिहार के इलाकों में सिंचाई करती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, या पूर्वी यमुना नहर? 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर त्रिवेणी नहर जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका सही उत्तर है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर चंपारण जिले में त्रिवेणी नहर सिंचाई का प्रमुख साधन है, ध्यान रखिएगा। चंपारण याद ना, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी गए थे किसके बुलाने पर? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर। सब मैंने आपको पढ़ाया है आधुनिक भारत में। फिर वहाँ पर गए, चंपारण आंदोलन अगर हम देखें वहाँ पे नील खेती होती थी, 3 कठिया सिस्टम था, 3/20 हिस्से पर किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। फिर उसका विरोध होता है और चंपारण सत्याग्रह आपने वो मैंने पढ़ाया भी है। चलिए, यहाँ पर बस आपको याद रहे कि जब हम बिहार की बात करेंगे तो आपको चंपारण याद रहेगा, और यहाँ पर याद रखिएगा इन्हें त्रिवेणी नहर से जल मिलता है, ठीक है, प्रमुख साधन है। अगला देखते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO 2020 में पूछा गया प्रश्न है।
बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ सकता है? जल भराव हो सकता है, ठीक है, मृदा लवणता हो सकती है, बिल्कुल सही। इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, ठीक है। इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ ओवर इरिगेशन एंड पुअर ड्रेनेज की बात की गई है। पानी एक जगह आपका इकट्ठा होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, पानी एक जगह इकट्ठा होगा, बिल्कुल सही है। मृदा लवणता होगी, सॉइल सैलिनेशन होगा, ये भी बिल्कुल सही है। इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, ये भी सही है। वाटर टेबल लेवल, जब एक जगह पानी आपका इकट्ठा होगा तो वो भी बढ़ेगा, ये भी बिल्कुल सही है। इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। चारों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए थे वो बिल्कुल सही थे, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। 224 प्रश्न को हम देखते हैं, 224वें प्रश्न को। विच इज द मेन रीजन फॉर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इरिगेटेड एरिया, ठीक है, बताइए। जब हम बात करते हैं सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? इरिगेटेड एरिया में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या होता है? गली इरोजन, ओवर इरिगेशन, सेलिनेशन या फिर सिल्टेशन ऑफ लैंड। बताइए, भूमि पे सिल्ट का जवाब लवणीकरण, अति सिंचाई या अवनालिका अपर्दन। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा 224 का? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से अभी हमने देखा क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सेम इसी प्रश्न को इस तरीके से यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब प्रश्न अगर आप देखेंगे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही है। बार बार पूछ रहा है ज़्यादा सिंचाई हो जाएगी तो वो भी एक गलत चीज़ हो जाएगी, तो उससे क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिव इरिगेशन इज, बताइए प्रोडक्टिव इरिगेशन का मेन पर्पस क्या है क्लास? आपको बताना है यहाँ पर। वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई से पूरा करना, ठीक है। अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता प्राप्त कराना, मृदा आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना, फसल ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना। ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरजीसी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फसल ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना जो है वो मेन प्रोडक्टिव इरिगेशन का ऑब्जेक्टिव है। यही तो है कि जब आप फसल बो रहे हैं उस समय क्रॉप्स को पानी मिल सके, ठीक है। ऐसा ना हो जो क्रॉप्स हैं वो बादलों का वेट कर रही हो, बारिश का वेट कर रही हो, नहीं, उनको जब पानी की आवश्यकता हो क्रॉप्स को आराम से वो पानी आप उनको प्रोवाइड कर सके इरिगेशन के समय। तो फसल ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब पशुपालन से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आज की क्लास में ज़्यादा प्रश्न नहीं रखेंगे और क्लास भी थोड़ी छोटी रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है ज्योग्राफी के इस पोर्शन में, एग्रीकल्चर पोर्शन में, इरिगेशन पोर्शन में, पशुपालन में, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेम द हिमालयन ब्लू शिप फाउंड इन द हाई माउंटेन ऑफ लद्दाख। लद्दाख में के ऊंचे पर्वतों पे पाई जाने वाली हिमालय नीली भेड़ का क्या नाम है? बताइए। उसका नाम भराल है, गोरल है, सेराऊ है या फिर उरियल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। तो नीली जो शिप आपकी मिलती है, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में ऊंचे पर्वतों पे, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भराल कहा जाता है। ए आपका सही उत्तर है। मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री इन इंडिया देखते हैं। रेड होल उत्खनन निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? रेड होल माइनिंग, अब होता है ना माइनिंग, जैसे चूहा अपना बिल बनाता ना, वैसे लोग गड्ढा बना बना के माइनिंग करते हैं। कई बार माइनिंग करते करते लोग वहाँ पे फंस भी जाते हैं। जैसे चूहा अपना होल बनाता है ना, गड्ढा करते 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 मिट्टी में होल बनाता है, वैसे ही लोग जो हैं, ह्यूमंस हैं, वो माइनिंग करते हैं, खनन का काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो उस खनन की प्रक्रिया में फंस भी जाते हैं, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो रेड होल माइनिंग ये बहुत ही पॉपुलर है। तो चेरापूंजी, दुर्ग, बस्तर, चिकमंगलूर, इलाहाबाद हाईकोर्ट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ये जो है मेनली अगर हम देखें तो मेघालय में चेरापूंजी इस क्षेत्र में रेड होल माइनिंग होती है। रैट होल माइनिंग, रेड होल अगर मैंने बोला तो उसको सही कर लीजिएगा, रैट होल माइनिंग की हम बात कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं, विच स्टेट इज द हब ऑफ टैप स्टोन प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में कौन सा राज्य सेल खड़ी टैल्क पाउडर उत्पादन का केंद्र माना जाता है? 2021 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर सही उत्तर क्या है? 228 का जो आपका सही उत्तर है वो है राजस्थान। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, राजस्थान।
229 क्वेश्चन को अब आप लोग देखिए, काफ़ी लंबा प्रश्न है तो थोड़ा सा समय ले लीजिएगा पढ़ने के लिए। क्या दिया गया है? भारत में कोयले के विशाल भंडार है, लेकिन प्रतिवर्ष लाखों टन कोयला का आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। कोयला हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में लार्ज रिजर्व है हमारे यहाँ भारत में, लेकिन तब भी हम कोयला इंपोर्ट करते हैं। रीज़न क्या है? भारत सरकार की नीति है कि कोयले के देशी भंडारों को बचाया जाए। अच्छा, ऐसी कोई बात है? पता नहीं। कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त और नियमित कोयला नहीं मिलना। इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले की भारत में कमी है। तो बताइए, कुकिंग कोयले की, कोकिंग, ठीक है, कुकिंग, यहाँ पे स्पेलिंग बहुत गलत लिखी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पर बोला गया है। 229 का बताना है आपको। 229 का आपका सही उत्तर क्या होगा? ऐसा कोई बात, भारत सरकार ने कहा है कि भाई हम दूसरे देशों से कोयला को इंपोर्ट करेंगे और अपने देश के कोयले को बचा के रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम दूसरी जगह से कोयला इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने यहाँ के कोयला भंडार को बचाना है। तो यहाँ पर पहला आप हटा दो, पहला हटा दो, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब दो तो आपका बिल्कुल सही है, हमको ये पता चल गया। इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वो कोकिंग कोयले की भारत में कमी है, ठीक है। हाँ, कुकिंग कोयले की भारत में कमी। देखिए, स्टील प्लांट्स में जो कोयला, अगर आप देखेंगे हमारे भारत में, अगर हम कोयले की बात करें, कोयले की अलग अलग तरीके की आपकी वैरायटीज़ होती है। एंथ्रासाइट जो होता है बेस्ट टाइप का कोयला होता है, ठीक है। बिटुमिनस, ये सब मैंने आपको पहले की क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। लिग्नाइट, पीट, तो जो सबसे पुअर क्वालिटी का कोयला होता है वो आपका पीट कोयला होता है। एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, कोल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एंथ्रासाइट भारत में खाली जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में एंथ्रासाइट हमारे देश में पाया जाता है। बिटुमिनस हमारे देश में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लिग्नाइट अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में तमिलनाडु क्षेत्र में मिलता है। और बिटुमिनस आपको पता है गोंडवाना क्षेत्र में हमें बिटुमिनस कोयले मिलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम स्टील प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कुकिंग कोयले की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होती है भारत में, इस वजह से हम कोयला को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। चलिए, पहला तो बिल्कुल ही गलत है। अगला देखते हैं, मिनरल रिसोर्सेज की बात यहाँ पर की गई है। तो क्वेश्चंस को देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर क्लास। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मशीनरी, रोड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रिवर, वाटर, ब्रिजेस हम बनाते हैं, सड़क हम बनाते हैं, मशीन हम बनाते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात की गई है। ए बी ई आपका सही उत्तर होगा। तो 230 का आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? ए है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, डी, ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंसानों ने नहीं बनाया है, ठीक है, प्रकृति की देन है, लेकिन मशीन, सड़कें, पुल, ये सब हम बनाते हैं। पन्ना किसके लिए मशहूर है? तो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए? 231 का आपका सही उत्तर जो है वो है बी। गाना भी सुना होगा आप लोग ने, मध्य प्रदेश में है ना पन्ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए। तो ये तो आसान प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भू प्रॉपर्टी, अर्थ क्रस्ट की बात की है, परपट्टी की बात की है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। क्रस्ट, कोर, मेंटल, पढ़ा है ना, अलग अलग वो होता है। तो यहाँ पर इसी की बात की गई है। तो क्रस्ट की बात की गई है, अपर सरफेस की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। निम्न, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्टी में प्रचुरता में पाया जाता है? आयरन, ठीक है, लोहा, स्फटिक, एल्यूमिनियम या फिर अभ्रक, माइका। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है 232। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम पाया जाता है, सी आपका सही उत्तर है। द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ माइन ऑफ, बताइए जो कोहिनूर हीरा था वो किस माइन से निकला था? गोलकोंडा, बीजापुर, पन्ना या फिर छोटा नागपुर। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 233वां प्रश्न। यहाँ पर जो कोहिनूर हीरा था वो गोलकोंडा में मिला था, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है।
सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकोंडा की खदान से निकला था। कोहिनूर का अर्थ है आभा या रोशनी का पर्वत, या कई मुगल व फारसी शासकों के अधिकार में होता था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल आपको बताना है, बॉक्साइड, मैग्नीशियम, जिप्सम या फिर मैग्नीज। तो यहाँ पर जिप्सम हो गया। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। तो ये आपके मेटालिक नहीं है, ये नॉन मेटालिक है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जिप्सम का प्रयोग हम लोग क्षारीय भूमि को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए करते हैं कृषि में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में बना है। अगला प्रश्न देखिए, लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ कॉपर ओर इन इंडिया आर फाउंड इन गुजरात, मेघालय, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो सबसे ज़्यादा तांबे के अयस्क कहाँ से हमें मिलते हैं, तो 235 का आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, मध्य प्रदेश से कॉपर ओर की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम देखें मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जो हैं वो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा कॉपर ओर पाए हुए मिलते हैं। और ये जो मैंने आपको क्रम बताया है ये घटते क्रम में है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तांबा उत्पादक प्रथम 3 राज्य जो हैं घटते क्रम में मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा कॉपर रिजर्व अगर पूछेगा भंडारण कहाँ पर है, ठीक है, तो वो राजस्थान में है। खितरी याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम कोयले की खान है, बताइए। धनबाद, झरिया, रानीगंज या फिर आसनसोल। इलाहाबाद हाईकोर्ट APS परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर रानीगंज जो है वो सबसे पहले कोयले की खान है। ठीक है, C आपका सही उत्तर है। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए जो पॉइंट बताने जा रही हूँ। भारत ने प्रथम कोयले की खान रानीगंज, जहाँ 1774 में ईस्ट इंडियन कंपनी के दौरान खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। रानीगंज कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में आप सभी को पता है झरिया है, बोकारो है, गिरिडीह है, करणपुरा है, रामगढ़ है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो उमरिया, फिर याद रखिएगा सुहागपुर, जोहला। उड़ीसा की बात करेंगे तलचर, हिमगिरी, रामपुर। नोट कर लीजिए, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। क्लास आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इन इंडिया द डायमंड माइंस आर सिचुएटेड इन। भारत में डायमंड माइंस कहाँ पे सिचुएटेड है, अभी हमने आपसे डिस्कस किया है। गाना भी 237 का होता है, ये APS परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उत्तर क्या सही है, C आपका सही है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। सबसे ज़्यादा सिल्वर का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान। बताइए कहाँ पर होता है, ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट APS परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा जो सिल्वर का प्रोडक्शन है वो आपका होता है राजस्थान में। ठीक है, कॉपर भी याद रखिएगा, सिल्वर याद रखिए, राजस्थान को याद रखना है। चांदी भंडारण शीर्ष राज्य जो आपके हैं वो आपके हैं राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य राजस्थान है। राजस्थान में उदयपुर के जावर की खान से सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कर्नाटक है। ठीक है, और चांदी भंडारण शीर्ष राज्य आपके राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश है। ये चीज़ तो आपने पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में तो हम उनको 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पर है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर है। तो उसी को हम कहते हैं रिजर्व और प्रोडक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनाजाइट विथ हाई थोरियम कंटेंट। उच्च थोरियम सामग्री के साथ भारत के किस राज्य में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडारण है, केरला, कर्नाटक, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। 2021 में ARO में पूछा गया प्रश्न है। तो 239 का जो आपका सही उत्तर है वो है केरला में। मोनाजाइट विथ हायर थोरियम कंटेंट, रेडियो एक्टिव कंटेंट है आपका, ये सबसे ज़्यादा कहाँ किस राज्य में है आपका, तो याद रखिएगा केरला में। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टीन, मैग्नीशियम, एस्बेस्टस या फिर मोनाजाइट। बताइए, एस्बेस्टस, मोनाजाइट, मैग्नीज, टिन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 240 यहाँ पर केरला की बात की गई है।
तो केरला में अभी हमने डिस्कस किया मोनाजाइट की बात, ठीक है। तो डी आपका सही उत्तर है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जिंक किस राज्य में इसका उत्पादन होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो 241 का जो आपका सही उत्तर है वो है राजस्थान में। चलिए क्लास अभी इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को थोड़ा छोटा रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा काम है, ठीक है, उसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये मिनरल्स वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। आपकी क्लास ब्रेक ना हो इसीलिए स्पेशली मैंने इस क्लास को ले लिया था। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको याद ही करना है, बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिएगा। कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।